नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एम विद शतांशु। आज हम आपके लिए साउंड एंड वेव्स का पार्ट 2 लेकर आए हैं। मैं आशा करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम रिलेशन बिटवीन न्यू लैम्डा एंड वी। दोस्तों, न्यू क्या होता है? न्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। आवृत्ति न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, किसी तरंग की आवृत्ति। किसी तरंग की आवृत्ति दोस्तों। अब आपका आता है लैम्डा। दोस्तों, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ वेव, किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य या तरंग लंबाई। तरंग दैर्घ्य दैर्घ्य। और v क्या होता है दोस्तों? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, किसी तरंग की चाल। किसी तरंग की चाल। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है दोस्तों? इसको पता करने के लिए हम लोग को बचपन क्लास में एक फार्मूला पढ़ाया गया था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब दोस्तों, यहां डिस्टेंस क्या है? यहां डिस्टेंस है लैम्डा, टाइम के लिए टाइम। अब देखिए, लैम्डा यानी तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य। यहां डिस्टेंस कैसे बनेगा? देखिए, तरंग किसी माध्यम में जब गति करती हुई आगे बढ़ती है तो दोस्तों, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा तरंग लंबाई कहलाती है। और इस दूरी के लिए जो लिया गया समय है वो समय आपका टाइम पीरियड यानी आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त काल। अब देखिए दोस्तों, लैम्डा तो लैम्डा रहेगा ऐसे ही। इसको टाइम को 1/t लिख सकते हैं हम। 1/t क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो v इक्वल टू लैम्डा न्यू। v इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ये आपका रिलेशन आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो इससे हमें क्या पता चलता है? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव यानी किसी तरंग की चाल, उसकी तरंग लंबाई यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ और उसकी आवृत्ति का गुणनफल होती है। क्या होती है दोस्तों? गुणनफल। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ साउंड के बारे में या साउंड की कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन साउंड? ध्वनि के ऊपर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि हमने दाब को बढ़ा दिया है 10 बार प्रेशर से 20 बार प्रेशर पे हम ले जा रहे हैं, तो क्या चाल यानी ध्वनि की चाल पे कोई फर्क पड़ेगा? प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, कि आपका दाब बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा आप कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं, क्या टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? जी हां, बिल्कुल। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या तापमान बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे 0 डिग्री। 0 डिग्री दोस्तों, देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अगर हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड यानी तापमान में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी कर दें तो ध्वनि की चाल 343 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। यानी जब जब तापमान में वृद्धि होगी ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी।
ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको किसी भी टेम्परेचर पे अगर स्पीड ऑफ साउंड निकालनी होगी तो आप उस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, जो आपके बहुत ही काम आएगा। फार्मूला नोट कर लीजिए दोस्तों। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूला दोस्तों 0.61 इंटू टेम्परेचर प्लस 332, कितना 332। अगर आप किसी भी तापमान पर स्पीड ऑफ साउंड निकालना चाहते हैं कि साउंड की गति क्या होगी, तो आपको इस फार्मूले का प्रयोग करना है और आपकी साउंड की गति आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों एक कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ध्वनि का मात्रक दोस्तों आपको मालूम है क्या है? ध्वनि का मात्रक, ध्वनि का मात्रक डेसीबेल है। क्या है दोस्तों? डेसीबेल, डीबी। ध्वनि का मात्रक दोस्तों डीबी है। कि ध्वनि के स्तर की माप कैसे की जाती है? ध्वनि के स्तर की माप डेसिबल डीबी में की जाती है। चलिए दोस्तों, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि साउंड, जो हमारी साउंड है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि साउंड हमारी कंपन से पैदा होती। किससे पैदा होती दोस्तों? कंपन से। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हमने पढ़ा? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्वनि किसी ऑब्जेक्ट के कंपन के कारण पैदा होती है। ध्वनि किसी ऑब्जेक्ट के कंपन के कारण पैदा होती है। दोस्तों, ह्यूमन बीइंग में ध्वनि वोकल कॉर्ड से पैदा होती है। कहाँ से? वोकल कॉर्ड। ह्यूमन बीइंग्स के लिए क्या है? ध्वनि कहाँ से निकलती है? वोकल कॉर्ड, वाक तंतु जिसे बोला जाता है, वाक तंतु। अब मेल और फीमेल के वोकल कॉर्ड की लंबाई आप नोट कर लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल का जो वोकल कॉर्ड है उसकी लंबाई आप नोट कर लीजिए। पुरुष का जो वोकल कॉर्ड है उसकी लंबाई 1.75 सेंटीमीटर से लेकर 2.25 सेंटीमीटर तक होती है। और हमारा जो फीमेल का दोस्तों वाक तंतु या वोकल कॉर्ड है 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 1.75 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए ये बिल्कुल सेम मैच खा रहा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मैमल्स हैं, हमारे जितने भी मैमल्स हैं, उनकी आवाज या उनका वॉइस बॉक्स लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स। नोट कर लीजिए दोस्तों, वॉइस बॉक्स ऑफ मैमल्स, वॉइस बॉक्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स मतलब स्तनधारी, स्तनधारियों का वॉइस बॉक्स क्या होता है? लैरिंक्स। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लैरिंक्स। और वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड्स दोस्तों वो कहलाता है आपका स्प्रेनिक्स, चिड़ियों का वॉइस बॉक्स।
स्प्रीनिक्स, स्प्रीनिक्स। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कई बार आपने इको शब्द सुना होगा, इको यानी प्रतिध्वनि। अब दोस्तों ये इको यानी प्रतिध्वनि क्या चीज है? जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार या पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लेते हैं। जब कोई ध्वनि दोस्तों जब कोई ध्वनि किसी स्रोत से उत्पन्न, किसी स्रोत से उत्पन्न होकर आगे जाकर किसी वस्तु जैसे आपकी दीवार हो गई, दीवार या पहाड़ से टकराकर पुनः स्रोत तक पहुंचती है तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। दोस्तों प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम 17.2 मीटर का डिस्टेंस बहुत जरूरी है, यानी 17.2 न्यूनतम दूरी जब प्रतिध्वनि सुनाई देगी वो 17.2 मीटर है। कम से कम दोनों ऑब्जेक्ट, स्रोत और जिस ऑब्जेक्ट से ध्वनि लड़के वापस आती है, उन दोनों के मध्य 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना ही होना चाहिए। इससे कम में प्रतिध्वनि हमारी नहीं उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी साउंड की कुछ विशेषताएं उन पर चर्चा कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ऑफ साउंड दोस्तों साउंड के या ध्वनि के हमारे 3 प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन सा? पहला तारत्व, इसको लिख लेते हैं दोस्तों फिर बताएंगे। पहला आपका होता है तारत्व, तारत्व यानी पिच, पिच ऑफ साउंड। दूसरा प्रबलता, और तीसरा आपका क्या हो गया? गुणवत्ता। दोस्तों प्रबलता को बोलते हैं इंग्लिश में लाउडनेस, और गुणवत्ता को बोलते हैं क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड, गुणवत्ता ऑफ ध्वनि। चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि तारत्व क्या है। दोस्तों तारत्व क्या होता है? जैसे हम किसी ध्वनि को बहुत धीमे गति से बोलते हैं, जिस ध्वनि को बहुत धीमे या मंद ध्वनि बोला जाता है उसकी उच्च मंद ध्वनि की आपकी उच्च तारत्व होता है, उसका उच्च तारत्व वाली ध्वनि होती है वो। जैसे महिलाओं की आवाज बहुत धीमी होती है तो उनकी पिच साउंड की
या तारत्व उनका ज्यादा होता है, पिच हाई रहती है। और पुरुषों की आवाज तेज होती है, तेज आवाज की पिच लो होती है या निम्न तारत्व वाली होती है ध्वनि, निम्न तारत्व वाली। ठीक, पुरुषों की आवाज लो पिच वाली होती है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पुरुषों की आवाज तेज होने के बावजूद उनकी पिच लो क्यों होती है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं हम प्रबलता। प्रबलता यानी लाउडनेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी, कि जितनी तेज आवाज होगी, जितनी तेज आवाज होगी उतनी ही तेज प्रबलता होगी। ठीक है दोस्तों, अगर धीमे आवाज है तो ध्वनि की प्रबलता कम रहेगी, और तेज आवाज है तो ध्वनि की प्रबलता ज्यादा रहेगी। तीसरा आपका गुणवत्ता यानी क्वालिटी, हर व्यक्ति की साउंड की क्वालिटी अलग अलग है। आपने प्रायः देखा होगा कि आपकी आवाज, आपके दोस्त की आवाज, आपकी माता की आवाज, आपके पिता की आवाज, सबकी क्वालिटी भिन्न है। किन्हीं दो व्यक्तियों की आवाज एक जैसी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता या असमानता जरूर होती है। यही आपकी क्वालिटी ऑफ साउंड है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख ध्वनि स्तरों को देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख ध्वनि स्तर, प्रमुख ध्वनि स्तर। कई आपने शोर सुने होंगे, कई ध्वनियां सुनी होंगी। आपको कैसे पता चलेगा कि किस ध्वनि की कितनी डेसिबल यानी कितने डेसिबल में उसकी नॉइस है? देखिए फुसफुसाहट, देखिए आपकी पहली आती है फुसफुसाहट, बहुत ही हल्की आवाज, बहुत ही हल्की आवाज होती है फुसफुसाहट, और इसका स्तर कितना होता है? 15 से 20 डेसिबल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका साधारण बातचीत। आपकी साधारण बातचीत, जब दो लोग साधारण बातचीत करते हैं तो ध्वनि का जो स्तर है वो आपका कितना होता है? 30 से 60 डेसिबल। कितना? 30 से 60 डेसिबल। दोस्तों काफी बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि साधारण बातचीत में ध्वनि का स्तर कितना रहता है? 30 से 60 डेसिबल। गुस्से में जब कोई बातचीत करता है, गुस्से में जब कोई बातचीत करता है तो ध्वनि का स्तर 70 से 80 डेसिबल के बीच हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ट्रक या मोटरसाइकिल की आवाज, ये 90 से 95, ट्रक या मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल 90 से 95 डेसिबल का शोर करती हैं। उसके बाद यांत्रिक कारखाने, जो आपके यांत्रिक कारखाने हैं, दोस्तों यांत्रिक कारखाने, इनमें काफी ज्यादा शोर होता है, 100 से 110 डेसिबल। 100 से 110 डेसिबल। 110 से 120 डेसिबल का शोर आपका ऑर्केस्ट्रा होता है, जो शादी बारातों में लगा होता है, ऑर्केस्ट्रा। और इससे ज्यादा शोर यानी सबसे ज्यादा शोर कौन करता है? आपका जेट विमान। दोस्तों जेट विमान, जेट विमान आपका 140 से ऊपर, 140 से ऊपर, 140 से 50 डेसिबल का शोर करता है। चलिए दोस्तों, ये तो आपका शोर ट्रक, यांत्रिक कारखाने, ऑर्केस्ट्रा वगैरह करते हैं, परंतु जो 2000 का आपका ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम है, उसके द्वारा एक मानक ध्वनि स्तर बताया गया है, उसको हम नोट कर लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक,
ध्वनि प्रदूषण विनियमन ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम एवं नियंत्रण अधिनियम आपका 2000। इसमें जो कुछ मानक स्तर बनाए गए हैं कि हमारे शांत क्षेत्र में कैसा शोर रहना चाहिए, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र में कैसा रहना चाहिए, तो आपका शांत क्षेत्र, ठीक, आवासीय क्षेत्र में कितना शोर होना चाहिए, शोर मतलब यहाँ पे ध्वनि का स्तर होता है, आवासीय क्षेत्र, ठीक, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, ये भारत सरकार द्वारा ध्वनि का स्तर निर्धारित किया गया है। इसको आप देख लीजिए, औद्योगिक स्तर, ठीक है, व्यापारिक स्तर, व्यापारिक स्तर। तो दोस्तों आवासीय क्षेत्र के लिए आपका 55 से 45 डेसिबल, 55 से 45 डेसिबल, 55 से 45 डेसिबल का शोर निर्धारित किया गया है, ठीक है। शांत क्षेत्र के लिए 50 से 40 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र, दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र के लिए थोड़ी सीमा बढ़ा दी गई है, 75 से 70 डेसिबल, 75 से 70 डेसिबल, और व्यापारिक से 65 से 60 डेसिबल शोर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके इसी टॉपिक से बनते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ध्वनि तरंगों को गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंगों को गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके हम डिस्कवरर देखेंगे, उनकी हम वेवलेंथ देखेंगे, उनकी हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। इसको आप नोट डाउन करते रहिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और इसका क्रम हम देखेंगे और क्या तरीका है जिससे हम इसको क्रम वाइज याद कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि घटते क्रम में बताइए विद्युत चुंबकीय तरंगों का, जैसे गामा रेज, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, इनका घटता हुआ क्रम बताइए आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। कभी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बढ़ता हुआ क्रम पूछ देंगे आपसे। तो ये इस तरह के प्रश्न आप कैसे हल कर पाएंगे? अगर आप इसको डायग्रामेटिकली सही ढंग से समझेंगे तो आप इस तरह के प्रश्न बड़ी ही सरलता के साथ कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोस्तों लिखिए रेडियो वेव्स। कौन सी वेव? रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। दोस्तों रेडियो वेव्स को किसने खोजा था? मार्कोनी ने। मार्कोनी द्वारा रेडियो वेव्स को खोजा गया। मार्कोनी द्वारा रेडियो वेव्स को खोजा गया। अब रेडियो वेव्स की जो आपकी वेवलेंथ है वो 10⁻³ मीटर होती है, ठीक है दोस्तों। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी आती है रेडियो वेव्स की 10⁻⁴ हर्ट्ज, ठीक दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पहले ही आपकी रेडियो वेव्स हो गई।
दूसरी आपकी रेडियो माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स। अब दोस्तों माइक्रोवेव्स को डिस्कवर किया था HR हर्ट्ज ने। किसने डिस्कवर किया था? HR हर्ट्ज ने। HR हर्ट्ज, ठीक। इसकी वेवलेंथ 10⁻⁻² मीटर होती है और 10⁻8 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी होती है। अब आपकी आती इंफ्रारेड। अगली वेव की तरफ बढ़ते हैं। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे सर विलियम हर्शल द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। सर विलियम हर्शल द्वारा इसको डिस्कवर किया था। 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻5 मीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज होती है। उसके बाद आपकी आती है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट दोस्तों, विजिबल वह प्रकाश वह रोशनी जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट को डिस्कवर किया था आपके इसैक न्यूटन ने। किसने? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया था और इसकी जो आपकी वेवलेंथ है 0.5 10⁻⁻⁻6 मीटर। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 10⁻15 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है, इसको आप नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजिबल लाइट से संबंधित कि आपकी इसकी वेवलेंथ क्या होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति क्या होगी। इसकी आवृत्ति 10⁻15 हर्ट्ज होती है और इसकी वेवलेंथ 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर होती है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट अगला आपका अल्ट्रावायलेट रिटर। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट किसने डिस्कवर करी? रिटर ने। RITTER, रिटर, रिटर। इसकी वेवलेंथ होती है 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 मीटर और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻16 हर्ट्ज, 16 हर्ट्ज। ये रिटर जो है JW रिटर हैं, JW रिटर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला बढ़ते हैं। अब आपका आता है गामा रेज, एक्स रेज, और गामा रेज सबसे लास्ट में। देखिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होगा कि एक्स रेज किसने डिस्कवर की? WC रोंटजन, WC रोंटजन दोस्तों, WC रोंटजन द्वारा एक्स रेज डिस्कवर की गई। और एक्स रेज की वेवलेंथ यानी तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य दोस्तों 10⁻⁻12 मीटर है, 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा आता है इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁻18 हर्ट्ज, 18 हर्ट्ज। यहाँ पे कुछ गलत दिख गया, ओके ठीक दोस्तों। गामा रेज, जो गामा रेज थी हमारी, इसको डिस्कवर किसने किया दोस्तों? बताइए। हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूलर, हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल द्वारा गामा रेज को डिस्कवर किया गया। और गामा रेज की
फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है 10⁻20 हर्ट्ज। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁻⁻12। ओके, -12, दिस इज 10। ठीक है दोस्तों, या आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको बताएं कि इसकी ट्रिक क्या है, कैसे आप इसको याद रखेंगे जो आप कहीं परीक्षा में गलत नहीं करेंगे। चलिए इसकी ट्रिक को देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है आपकी? ग्रैंड XUV IMR, और ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। बस XUV एक गाड़ी होती है दोस्तों, ग्रैंड XUV यानी ग्रैंड XUV बड़ी XUV हो गई। IMR, I से इंफ्रारेड, M से माइक्रोवेव, R से रेडियो वेव्स, ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है। और अगर फ्रीक्वेंसी का आपका क्रम पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी का ये घटता हुआ क्रम है दोस्तों। ठीक है, G से आपकी गामा रेज हो गई दोस्तों। G से आपकी कौन सी हो गई? गामा रेज। गामा रेज, एक्स रेज, U से अल्ट्रावायलेट, V से विजिबल, I से इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, R से रेडियो वेव। यही दोस्तों इसका क्रम होता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी के साथ ही हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, मैक संख्या। मैक संख्या दोस्तों, मैक संख्या क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है मैक संख्या। मैक संख्या क्या होती है दोस्तों? किसी भी पिंड की गति, किसी भी पिंड की गति ध्वनि की चाल के सापेक्ष मैक संख्या कहलाती है। पिंड की चाल, इस बात का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? पिंड की चाल बराबर ध्वनि की चाल। दोस्तों आप सभी को पहले से ही पता है कि ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम किसी भी पिंड को इसके सापेक्ष रखकर उसकी गति का इसके सापेक्ष आकलन करेंगे तो हमारे लिए मैक संख्या निकल कर आ जाएगी। क्योंकि कई स्पीड, जैसे जेट विमान है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका हम मैक संख्या में नंबर निकालते हैं कि जेट विमान है तो कितनी मैक संख्या की उसकी स्पीड है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारी मैक संख्या 1 से कम आ जाए, 1 से कम आ जाए तो ऐसी तरंगों को हम सबसोनिक वेव कहते हैं। सबसोनिक, सबसोनिक क्या कहते हैं? सबसोनिक। अगर 1 आ जाए बराबर 1 तो ट्रांससोनिक। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांससोनिक, ट्रांससोनिक। और 1 से 5 तक, अगर 1 से 5 तक आपकी मैक संख्या आ रही है तो इस तरह की वेव्स को हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। और आखिरी में 5 से अधिक, अगर किसी भी वेव या तरंग की अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक संख्या आपकी 5 से अधिक आ जाए तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक हो गया, ट्रांससोनिक हो गया, सुपरसोनिक हो गया, हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो दोस्तों हमने ये समझा कि मैक संख्या क्या होती है। मैक संख्या होती है किसी भी पिंड की चाल ध्वनि की चाल के सापेक्ष मैक संख्या कहलाती है। मैक संख्या, अब जैसे कि जेट विमान है, उड़ रहा होता है, तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग इसको मैक संख्या में नापते हैं। 1 से कम होगी तो सबसोनिक, 1 होगी तो ट्रांससोनिक, 1 से 5 सुपरसोनिक, 5 से अधिक हाइपरसोनिक। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।